हेलो एवरीवन, उत्कर्ष संस्थान की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। विश्व का भूगोल सीरीज जो हम इन दिनों डिस्कस कर रहे हैं, आज उसका जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, हमने पढ़ा था, पहले हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का इतिहास पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी कैसे कैसे बनी। 4.6 अरब सालों से जो हमारी पृथ्वी बन रही है, तो उसमें क्या क्या किस तरह से चेंजेस आते चले गए, कैसे जीव उत्पन्न हुए, कैसे पौधे उत्पन्न हुए कैसे जीवों का विकास हुआ, ये सब हम देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मतलब आज जो हमें पृथ्वी दिखती है, अंदर से हमें तो सिर्फ सतह इसकी दिखती है, लेकिन अंदर से ये कैसी है, तो इसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हम कोई टॉपिक की बात करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि हमें वो चीज़ पता कैसे चली। जैसे अगर हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता कैसे चली है। तो उसके बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो उनमें से क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कुछ तो होते हैं आपके प्रत्यक्ष स्रोत और कुछ होते हैं अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष स्रोत कौन से होते हैं? जो हमें सामने दिखते हैं, जो हमें डायरेक्टली दिखते हैं, और दूसरे अप्रत्यक्ष स्रोत जिनका हम अंदाजा लगाते हैं कैलकुलेशन करके। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष स्रोत की कुछ डिस्कस कर लेते हैं, जैसे क्या क्या हो सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगाने के लिए। जैसे पहला हो सकता है तापमान, टेम्परेचर। पहला है तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, अब तापमान में हमको पता है कि जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं और तापमान बढ़ता है, क्या उसकी गति है? 32 मीटर की गहराई पर हम जैसे जैसे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाएंगे वैसे वैसे तापमान बढ़ता जाता है। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, कहाँ पे गर्म होगा, कहाँ पे ठंडा होगा, कितना तापमान कहाँ हमें मिलेगा। तो ये एक स्रोत हो सकता है। दूसरा स्रोत हो सकता है प्रेशर, यानी दबाव। दबाव में देखिए क्या है, जैसे हमें पता है कि जैसे हम पृथ्वी की गहराई पर जाएंगे तो वैसे वैसे सतह का भार क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और सतह का भार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो यानी गहराई में आपके दबाव बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी? वो उसी तरीके से जटिल होती जाएगी या उसका घनत्व जो है बढ़ता चला जाएगा। अगला सोर्स जो हमारा हो सकता है वो है डेंसिटी या घनत्व, जिसकी अभी हमने बात की कि जैसे हम गहराई में जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है, और दबाव बढ़ने से क्या हो रहा है? आपके जो है डेंसिटी, आपकी घनत्व जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ सोर्सेज तो ये हो गए। इसके अलावा और क्या सोर्सेज हो सकते हैं? अगला सोर्स हो सकता है आपके भूकंप और ज्वालामुखी। तो जैसे पहले हम वोल्केनो को डिस्कस कर लेते हैं, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी देखिए क्या होता है कि ज्वालामुखी जो सोर्स है, जब भी ज्वालामुखी का उद्वेलन होता है तो अंदर से क्या निकलता है? अंदर से निकलता है लावा। और वो जो लावा होता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, उनको देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व जो हैं विद्यमान हैं। तो इस तरीके से हम जो है वोल्केनो के थ्रू भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। अगला सोर्स है अर्थक्वेक या भूकंप। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि भूकंप से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कैसे पता चलेगा। पहली बात तो हमें ये पता चलेगा कि भूकंप होता क्या है। भूकंप होता है कोई भी चट्टानें जब सरकती हैं, पृथ्वी के अंदर की जो चट्टानें हैं या जब सतह है उनमें हलचल होती है, तो तब क्या आता है? भूकंप आते हैं, ट्रेमर आते हैं, सुनामी आती है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये तो पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, कुछ हद तक ठोस है, जिसमें जब हलचल होती है तो हमें भूकंपों का अनुभव होता है। लेकिन इसके अलावा भूकंप से एक और चीज़ है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना पता लगती है। वो क्या है? जब भी कहीं पर भूकंप आता है, सपोज ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर भूकंप आया, तो जिस भी जगह पर भूकंप आता है वहां से बहुत सारी तरंगें निकलती हैं। इस तरीके से ये पूरी तरंगें जो हैं पृथ्वी पर फैल जाती हैं, और जहां पर जितनी तीव्रता से ये तरंगें पहुंचती हैं वहां पर उतनी तीव्रता का भूकंप हम अनुभव करते हैं। तो ये जो तरंगें होती हैं, इनकी जो गति होती है, जो इनका वेग होता है, स्पीड होती है, वो चेंज होती रहती है पृथ्वी के घनत्व के अकॉर्डिंग। तो उस तरीके से हम इसको पता लगा सकते हैं। तो जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए तरंगें हैं वो हैं पी तरंगें और एस तरंगें। सबसे पहले हम इन तरंगों को ही डिस्कस कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम जो है आज हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना डिस्कस करने जा रहे हैं। पी तरंगे जो हैं इनको हम बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, यानी प्राथमिक तरंगे
या हम इनको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, और इसके जो एस तरंगे हैं ये क्या होती हैं, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक तरंगे। इनको, इसके अलावा इनको क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एस तरंगे होती हैं इनकी एक खास बात होती है कि जो एस तरंगे होती हैं वो तरल माध्यम से नहीं गुजर सकती, यानी तरल माध्यम जैसे ही आ जाएगा तो वहां पर ये तरंगे क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। और पी तरंगे जो होती हैं जैसे ही इनका माध्यम तरल हो जाएगा तो इनकी गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन ये फिर भी उपस्थित रहती हैं। तो पी तरंगों की क्या होती है, गति कम हो जाती है तरल में, तरल माध्यम में यानी लिक्विड में। लिक्विड अगर मीडियम आ गया तो इनकी गति कम हो जाएगी, और एस तरंगों क्या हो जाएगी, गति शून्य हो जाएगी, यानी ये उसमें से नहीं गुजर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका पता लगा सकते हैं कि अगर कहीं पर एस तरंगे नहीं पहुंच पा रही है, मतलब वहां पे पृथ्वी की स्टेट क्या है, तरल जो है पदार्थ की तरह वहां पे पृथ्वी की स्टेट है या तरल माध्यम है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या है, जो हमने देखा गति कम हो रही है, जीरो हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे घनत्व बढ़ेगा वैसे वैसे इन दोनों ही तरंगों की गति बढ़ेगी, यानी जैसे जैसे हमारी पृथ्वी में हम अंदर जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, घनत्व बढ़ता जाएगा, तो पी और एस तरंगों की गति बढ़ती जाती है। इसके अलावा हम एक और चीज देखेंगे, इनके वेरिएशन। जो पी और एस तरंगे हैं ये हमें 3 वेरिएशन में मिलती हैं। पहला तो हो गई पी और एस, दूसरा हो गया आपका पी स्टार और एस स्टार, और अगला हो गया आपकी पी जी और एस जी। ठीक है, ये 3 जो है हमें फॉर्मेट में मिलती हैं। तो जो पी तरंगे हैं इनकी गति लगभग होती है आपकी 7 से 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो आपकी पी स्टार तरंगे होती हैं, पी स्टार तरंगे, इनकी जो गति होती है वो क्या होती है, वो होती है 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लगभग हम औसत की बात कर रहे हैं, घनत्व के अकॉर्डिंग इनकी जो गति है वो बढ़ती और घटती रहती है। पीजी जो तरंगे हैं इनकी औसत जो गति होती है वो होती है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी तरीके से हम एस की बात करें, इनकी जो गति होती है वो होती है 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एस स्टार तरंगों की गति होती है लगभग 4.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और एस जी जो तरंगे होती हैं इनकी गति लगभग होती है 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी तरंगे होती हैं, इनके अलावा और भी वेरिएशन इनके हो सकते हैं, पर हमारे लिए जो मुख्य जो तरंगे हैं वो ये हैं। ठीक है, तो हम जनरली बात करेंगे पी और एस तरंगों पर। पी स्टार और पीजी जो तरंगे हैं, एस स्टार और एस जी तरंगे हैं, ये भी कहीं ना कहीं जहां हमारी असंबद्धता आ जाती है वहां पे हमें इनके माध्यम से पता लगता है कि यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने वर्ड यूज किया असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी, वो क्या होती है। देखिए, सपोज ये एक माध्यम है और ये एक माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज ये ए तरह का पदार्थ है और ये बी तरह का पदार्थ है। अब इनके बीच में जब ये ए से बी में आएंगे तो यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक संक्रमण का क्षेत्र आएगा या ट्रांजिशन जोन आएगा। तो इस ट्रांजिशन जोन पे क्या होगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। जैसे अगर पी तरंगे यहाँ से गुजरी, अब इसका घनत्व अगर बी का ज्यादा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी गति बढ़ जाएगी। तो गति बढ़ जाएगी तो यानी इस जगह पर क्या होगा, इसकी गति में चेंजेस आएंगे, संक्रमण होगा। तो इस जो क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलते हैं, असंबद्धता। यानी ये किसी से भी ना ए से संबद्ध है ना बी से संबद्ध है, ये बीच में असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी, यानी जो ए है वो वहां डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। तो इस तरीके से हमने जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने देख ली। क्या क्या देखा, एक तो हमारी जो ये अध्ययन है, जो हमारी स्टडी है, उसके स्रोत क्या हैं, तो हम जनरली फोकस किस पे कर रहे हैं, भूकंपों पर। दूसरा जो है हमारी भूकंपों की तरंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पी और एस तरंगे, प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे। इसके अलावा तीसरी चीज जो है हमारे लिए वो है डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता। अब हम देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का हमने एक टुकड़ा ले लिया। सपोज ये हमने पृथ्वी ऐसे गोल है, उसका एक पाई जैसा ये निकाल लिया है और ये पृथ्वी का केंद्र मान लिया। ठीक है, पृथ्वी गोल है पूरी, ये पूरा एक पाई बनेगा, उस पाई का एक छोटा सा पार्ट हमने यहाँ निकाल लिया, ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग क्या है,
पृथ्वी की त्रिज्या है लगभग 6371 किलोमीटर, यानी 6371 किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखो अलग अलग जोन्स की, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंदर कौन कौन से जोन्स हैं। देखिए हम पृथ्वी को जो है तीन भागों में बांटते हैं। पृथ्वी के आंतरिक जो भाग है, संरचना है, उसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला कौन सा होगा आपका, पहला हम जब भी बात करेंगे तो पहला है आपका क्रस्ट या भूपर्पटी, भूपर्पटी। दूसरा है आपका मेंटल, यानी इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। और थर्ड जो है वो है आपका कोर, या जिसको हिंदी में हम क्रोड भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो 3 पार्ट हैं वो आपके जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने इन तीनों पार्टों में बांटा है, जो वृहद पार्ट हैं। इनको भी हमने क्रमशः बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है, पी और एस की जो तरंगे हैं उन तरंगों की गति में चेंजेस के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले सपोज हमने मान लिया, हम सबसे पहले बात करते हैं ऊपर से हम चलते हैं। ऊपर हम कहाँ पर हैं, हम यहाँ क्रस्ट पर इस तरीके से रहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है भूपर्पटी, और जिसपे जो है जीव जंतु पौधे जो हैं वो सब क्रस्ट पर हैं। ठीक है, भूपर्पटी पर हैं। अब इसमें 2 तरह की जब हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर, तो हमें जो पृथ्वी की सतह पर 2 तरह के जो है मंडल दिखाई देते हैं, एक तो स्थल मंडल और एक जल मंडल, यानी आपका हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो जो आपका लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल, उस पर तो हम जनरली रहते हैं, और जहाँ पे भी हाइड्रोस्फीयर आ जाएगा वहाँ पर क्या होगा, एक धसाव जैसा होता है जिसके अंदर पानी भरा रहता है। ठीक है, वो एक गड्ढा सा होता है बड़ा सा, तो वो जल मंडल, और फिर ये स्थल मंडल, इस तरीके से होता है। तो जब भी हम बात करते हैं, देखो जल मंडल में क्या होता है, यानी जब भी हम मान लो किसी सागर या महासागर की बातें करेंगे तो उसमें क्या है, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, और उतना सारा पानी क्या करता है, उस पर दबाव बनाता है। यानी जो महासागर की सतह है, जो तलहटी है, उस पर इतना सारा जो जल भंडार है वो उस पर प्रेशर क्रिएट करता है, दबाव क्रिएट करता है, और इस वजह से क्या होता है, वहाँ का घनत्व बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाता है। तो जैसे इतना सारा जब पानी है वो महासागर की सतह पर दबाव बनाएगा, तो महासागर की सतह की जो चट्टानें होंगी, जो तलहटी की चट्टानें होंगी, उनका घनत्व क्या होता है, स्थल मंडल से ज्यादा होता है। यानी जब भी हम बात करेंगे स्थल मंडल, तो जल मंडल के जो है तलहटी की जो चट्टानें हैं उनका घनत्व स्थल मंडल से ज्यादा होता है। अब हम बात करेंगे, जैसे स्थल मंडल है हमारा, स्थल मंडल के नीचे हमने मान लिया लगभग 30 किलोमीटर औसत जो है क्रस्ट की मोटाई होती है। जो हम भूपर्पटी जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी मोटाई लगभग 30 किलोमीटर होती है। और जो हम महासागरों की बात कर रहे हैं, तो महासागरों का घनत्व क्या है, ज़्यादा, तो इसकी मोटाई भी जो है थोड़ी कम हो जाती है। यानी यहाँ पे जो इसकी मोटाई है लगभग 7 किलोमीटर 5 किलोमीटर लगभग इतनी होती है। तो कहाँ 30 किलोमीटर हमें स्थल मंडल के नीचे मिल रही है, और कहाँ हमें 5 से 7 किलोमीटर जो है जल मंडल के नीचे मिल रही है। पर ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल एकदम फिक्स नहीं है, और इनमें बहुत सारे जो है वेरिएशंस है। जैसे कहीं कहीं पर हमें 70 किलोमीटर भी स्थल मंडल के नीचे जो है मोटाई मिलेगी, जहाँ पे घनत्व बहुत कम होगा। तो इस तरीके से जो हमारी भूपर्पटी है उसको हमने 2 भागों में बांटा है। भूपर्पटी को पहला है बाह्य क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, बाह्य भूपर्पटी, और आंतरिक भूपर्पटी यानी इनर क्रस्ट। ठीक है, यानी बाहरी भूपर्पटी और आंतरिक भूपर्पटी। जो बाहरी भूपर्पटी है उसको हमने आंतरिक भूपर्पटी से अलग क्यों किया है, क्योंकि बाह्य जो भूपर्पटी है उसका घनत्व लगभग 2.8 है, और जबकि आंतरिक भूपर्पटी है इसका घनत्व लगभग क्या है, 3 है। तो इन दोनों के घनत्व में अंतर आ गया। तो जैसे ही घनत्व में अंतर आया वैसे क्या हुआ, पी और एस की जो अपनी तरंगे हैं उनकी गति में परिवर्तन आ गया। यानी जैसे ही वो आंतरिक भूपर्पटी में प्रवेश करेंगी तो उनकी गति क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही बाह्य भूपर्पटी से आंतरिक भूपर्पटी में आए तो उनकी गति बढ़ गई, और इसके बीच में फिर हमने क्या कहा था, जो असंबद्धता होगी, जैसे मैंने बताया था क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो वो डिसकंटिन्यूटी जो बाह्य और आंतरिक भूपर्पटी के बीच में मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉनराड, या कहीं आपको मिलेगा कोनार्ड लिखा हुआ, कोनार्ड असंबद्धता, या फिर इसको हम बोलते हैं कॉनराड। ठीक है, तो ये समझ आए आपको, बाह्य भूपर्पटी और आंतरिक भूपर्पटी, इन दोनों के घनत्व में अंतर है, तो पी और एस तरंगों की जो है गति में अंतर है, और उनके बीच में एक डिसकंटिन्यूटी है जिसका नाम क्या है, कॉनराड भूसंबद्धता। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी इसको याद करने की। एक बार हम बस ये कॉन्सेप्ट जो है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आपको बाह्य क्रोड और बाह्य आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट, और हमने इसकी जो मोटाई है वो लगभग मान ली 100।
ठीक है, कहीं तो 70 जा रही है, कहीं 5 जा रही है, कहीं 30 जा रही है, तो इस तरीके से हमने लगभग इसको मान लिया 100 किलोमीटर इसकी जो है गहराई है। उसके बाद हमने क्या किया, हम गए एक मेंटल पे, ये हमारी हो गई क्रस्ट खत्म हो गया। फिर उसके बाद हम मेंटल पे चले गए। मेंटल को भी हमने 2 पार्ट में बांटा है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये है आपका लोअर मेंटल यानी निचला मेंटल, और ये है अपर मेंटल यानी ऊपरी मेंटल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको 2 पार्ट में बांटा है। अब इन दोनों को भी 2 पार्ट में क्यों बांटा है, क्योंकि जो यहाँ पर भी क्या है, घनत्व में अंतर है। आप अपर मेंटल से लोअर मेंटल में जाते हैं, वैसे वैसे दबाव बढ़ेगा, और दबाव बढ़ने से क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ने से क्या होगा, आपकी पी और एस की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ जाने से आपको एक असंबद्धता भी मिलेगी। इसमें देखो खास बात क्या है, जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल का कुछ ऊपरी भाग सबसे पहले रिजिड है, मतलब ठोस है। अपर मेंटल में भी कुछ कुछ हमें अलग अलग जोन्स मिलते हैं। तो पहला जोन लगभग 200 किलोमीटर पे हम मानते हैं। तो ये जो हमारा 200 किलोमीटर और यहाँ पे जो हमें मोटाई मिल रही है लगभग इस पूरे क्रस्ट वाले पार्ट को, और जो 100 किलोमीटर का पार्ट है अपर मेंटल का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिथोस्फेयर या स्थल मंडल। जब भी हम बात करेंगे स्थल मंडल की, तो वो क्या है, उसकी गहराई होती है 200 किलोमीटर लगभग, हमने औसत इसे ही माना हुआ है। तो यानी उसमें क्या क्या आ जाएगा, आपका भूपर्पट्टी आ जाएगी, पूरी क्रस्ट, आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट, और इसके अलावा क्या आ जाएगा, मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, अपर मेंटल का थोड़ा सा पार्ट, यानी 200 किलोमीटर तक की गहराई। इसके नीचे क्या है, जो 200 किलोमीटर की गहराई से नीचे का थोड़ा सा पार्ट है, वो क्या है आपके, वो थोड़ा सा प्लास्टिक स्टेट में है, यानी वो पूरी तरह से ना तो ठोस है ना पूरी तरह से द्रव है। अब वो पूरी तरह से द्रव नहीं है, इसलिए क्या होगा, आपकी एस तरंगे उसमें से गुजर जाएंगी। अगर वो पूरी तरह से तरल होता तो क्या होती है, एस तरंगे नहीं गुजर पाती, लेकिन आपका ये कुछ हद तक ठोस है, कुछ हद तक यानी सेमी प्लास्टिक है, तो इस वजह से क्या होगा, वहां पर आपकी एस तरंगे भी गुजर जाती हैं। तो ये जो पार्ट है लगभग 350 या हमें मिलता है 350 किलोमीटर तक लगभग हमें मिलता है, और इसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर या इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ लो वेलोसिटी, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा द्रव स्टेट में है, तो पी और एस तरंगों की क्या होगी, गति कम हो जाएगी, गति धीमी हो जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं धीमी गति का क्षेत्र, जोन ऑफ लो वेलोसिटी, धीमी गति का क्षेत्र। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हो गया। और फिर 700 किलोमीटर पे, ये है हमारा 700 किलोमीटर, जिसके नीचे क्या होता है, आपका लोअर मेंटल स्टार्ट होता है। और ये जो आपकी देखिए बीच में हमने जो कॉनार्ड थी, वो तो क्या थी, बाह्य और आंतरिक भूपर्पट्टी के बीच में असंबद्धता थी। इसी तरीके से भूपर्पट्टी और अपर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मोहरोविसिक बोलते हैं, मोहरोविसिक या मोहो असंबद्धता। ठीक है, तो इस तरीके से हमें मोहो असंबद्धता मिली। अपर मेंटल और लोअर मेंटल यानी 700 किलोमीटर में जो हमें असंबद्धता मिलती है, उसे हम बोलते हैं रैपिटी, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी या रैपिटी असंबद्धता। ठीक है, अब हम आ गए लोअर मेंटल पे। लोअर मेंटल की लगभग ऊंचाई आपकी हमने मान ली 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर इसकी जो गहराई होती है। और इसके बाद क्या आता है आपका आउटर कोर यानी बाह्य क्रोड आता है। ठीक है, बाह्य क्रोड जो है आपका, उसमें क्या होता है, बहुत सारे, देखो यहाँ पे जो हमें सेमी प्लास्टिक स्टेट मिल रहा था एस्थेनोस्फेयर में। ठीक है, एस्थेनोस्फेयर की वजह क्या थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की वजह से क्या होता है आपके, वो ऊष्मा निकालते हैं, विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, और विकिरणों के उत्सर्जन के कारण आपकी ऊष्मा बढ़ती है। लेकिन जब हम बात करेंगे इसकी आउटर कोर की, तो आउटर कोर बहुत ही अंदर है पृथ्वी के, देखो 2900 किलोमीटर से भी अंदर। ठीक है, तो यानी वहां पे बहुत ज्यादा तापमान होता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तापमान बढ़ता है, तो यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इस वजह से ये किस स्टेट में हमें मिलता है, द्रव स्टेट में मिलता है, तरल स्टेट में मिलता है। और इसी वजह से एस जो तरंगे हैं वो यहाँ आके लुप्त हो जाती हैं, एस तरंगे यहाँ पर नहीं पाई जाती। और ये है आपका लोअर कोर। ठीक है, यानी आंतरिक क्रोड या फिर इनर कोर भी इसको बोलते हैं, आंतरिक क्रोड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है उसे हम क्या बोलते हैं, पहले हमने यहाँ की पढ़ ली थी क्या, लोअर मेंटल और आउटर कोर। आउटर कोर और इसके बीच की जो असंबद्धता है उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। और जो आउटर कोर और इनर कोर के बीच की जो असंबद्धता है
उसे हम बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। ये सब हम अभी एक बार फ्रेश पेज पे कर लेंगे। एक बार हम सारा कॉन्सेप्ट जो है एक बार हम सारा इसी जगह पढ़ रहे हैं। तो हमने देखी कोनार्ड असंबद्धता, उसके बाद हमने देखी मोहरोविसिक असंबद्धता, रेपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरीके से हमने इसको इन जोन्स में बांटा है। और जो इनर कोर जो है आपका, ये पूरी तरह से ठोस अवस्था है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर तो ज्यादा होता है लेकिन प्रेशर भी इतना ज्यादा हो जाता है, तापमान के साथ साथ दबाव भी इतना ज्यादा होता है कि तापमान जो है वो उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं कर पाता, और यहाँ पे जो है हमें ठोस स्टेट में मिलता है। यहाँ पे जनरली हमें जो तत्व मिलते हैं वो निकल और फेरस, यानी लोहा और निकल ज्यादा मिलता है, तो इसको हम नीफे भी बोलते हैं, नीफे, ठीक है। और जो हमारा आउटर जो भूपर्पटी है वहां पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ज्यादा मिलता है, तो इसको हम सियाल जो है असंबद्धता भी, सियाल जो है सियाल क्षेत्र भी बोलते हैं। और एस्थेनोस्फेयर जो है हमारा, वहां पे सिलिकॉन और मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, तो हम इसको सीमा भी बोलते हैं सिलिकॉन और मैग्नीशियम की वजह से। अब इसी डायग्राम को हम एक फ्रेश पेज पे बना लेते हैं। देखिए हमने क्या किया था, ये हमारा पृथ्वी का पाई है, ये हमारी क्या है केंद्र, जिसकी गहराई क्या है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर। यहां पर सबसे पहले क्या आया आपका, ये क्षेत्र जो आया आपका वो क्या है आउटर क्रस्ट, ठीक है। आउटर क्रस्ट की जो है लगभग हमने क्या मानी थी, ये 0 किलोमीटर, ये लगभग 30, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका इनर क्रस्ट, ये आपका आउटर क्रस्ट, ये है आपका इनर क्रस्ट, ठीक है। इनर क्रस्ट की लगभग हमने गहराई मानी थी 100 किलोमीटर, ठीक है। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता थी उसे हमने क्या बोला था, कोनार्ड या कोनराड, ठीक है, असंबद्धता कोनराड, ठीक है। उसके बाद हम गए यहाँ पे आउटर कोर और इनर कोर हो गया, इनर क्रस्ट हो गया आपका। इनर क्रस्ट के बाद आ गए हम अपर मेंटल पे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी निचला मेंटल, ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल और इनर कोर है, इनर जो क्रस्ट है, उन दोनों के बीच की जो असंबद्धता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोहरोविसिक, मोहरोविसिक या मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद हम आ गए अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल जो है, इन दोनों के बीच में जो असंबद्धता है उसे हम क्या बोलते हैं, रैपिटी, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद हम लोअर मेंटल पे आ गए, और लोअर मेंटल के बाद अंदर क्या आ रहा है आपका आउटर कोर, यानी बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो जो बाह्य क्रोड है वहां पे जो डिसकंटिन्यूटी हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग असंबद्धता। उसके बाद जो यहां पर आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, लेहमैन असंबद्धता, लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। इसको हम कैसे याद करेंगे, कोनार्ड, मोहो, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। देखो इसमें अपन याद कोनार्ड का को ले लेते हैं, कोनार्ड का को, मोहो का एम, रैपिटी का रे, गु और लेहमन। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कोमा में रेखा मारे गुलाटी, ठीक है। तो कोमा, कोमा का कोनार्ड, मोहा, मोहरोविसिक आ जाएगी माँ से, उसके बाद रेखा का रे ले लेंगे तो रैपिटी, और मारे गुलाटी, गुलाटी का गु ले लिया तो अपन ने गुटेनबर्ग, और लेहमैन आपको ऐसे याद हो जाएंगी। तो कोमा में रेखा मारे गुलाटी, तो इसी क्रम में आपको सारी जो है ये डिसकंटिन्यूटी असंबद्धता याद हो जाएंगी। और अक्सर ही एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी असंबद्धता किन दो स्तरों के बीच में है, या फिर इनका जो है ऑर्डर आपसे क्रम जो है पूछ लेंगे। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आउटर क्रस्ट है, बाह्य जो भूपर्पटी है, वो किससे बना है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं, ठीक है। जो हम इनर कोर में आ गए, इनर कोर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था ये 100 किलोमीटर है यहाँ तक, इसके बाद अगले 100 किलोमीटर, यानी हम चले गए 200 तक। तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिथोस्फेयर या स्थल मंडल, लिथोस्फेयर। इसके बाद 350 किलोमीटर तक हम चले गए, 350 किलोमीटर। तो 350 किलोमीटर तक ये जो जोन है इसे क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर, ठीक है, या जोन ऑफ लो वेलोसिटी। ये क्या है, द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में क्यों है, क्योंकि द्रव अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है, और किसकी वजह से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से, रेडियो एक्टिव तत्वों की वजह से ये द्रव अवस्था में है,
ठीक है। अब ये आपका 350, फिर 700 पे हमें जो है हम आ जाते हैं लोअर मेंटल में, और लोअर मेंटल से फिर हम जाएंगे आउटर कोर में, और आउटर कोर भी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, और ये लिक्विड स्टेट में क्यों है, आपके तापमान की वजह से। ठीक है, ये आउटर कोर हो गया, और ये इनर कोर हो गया जो कि सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, आपका जो है दृढ़ अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे हमें जनरली क्या मिलते हैं, निकल और फेरस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नीफे। ठीक है, तो सियाल, और फिर जो हमारा जो एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर किससे बना होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, तो सीमा बोलते हैं इसे हम। ठीक है, सीमा, तो सियाल, सीमा और नीफे, इसी क्रम में आप इसको याद करने, अक्सर इसमें पूछा जाएगा कि सियाल, सीमा और नीफे को भी सही क्रम में जमाएं। ठीक है, तो ये आपकी पूरी पिक्चर है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जिससे आपको कभी भी रिवाइज करने में इसको आसान रहेगा। कोनार्ड, मोहरोविसिक, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमान, हमने 5 डिसकंटिन्यूटी पढ़ी इसमें, इन सबके जोन्स पढ़े हमने। ये आपका 2900 किलो, ये आपका आ गया 5150 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया 5150 किलोमीटर पे है आपका आउटर कोर और इनर कोर, और ये है आपका 2900 किलोमीटर आपका लोअर मेंटल और आउटर कोर। ठीक है, तो इनकी बॉर्डर्स भी आपको याद हो गई, 6371 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, 5150 के बाद आपका इनर कोर शुरू होता है, 2900 पे आपका आउटर कोर शुरू होता है, 700 पे लोअर मेंटल, और 100 पे क्या है आपका अपर मेंटल, और उसके ऊपर आपकी क्रस्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो डायग्राम है, इसका आप अच्छे से, इसमें सारे फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड ही हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं शैडो जोन। शैडो जोन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र क्या होता है, शैडो जोन और क्या होता है छाया क्षेत्र। बेसिकली देखो, ये हमारी पृथ्वी है, अब तक हमने एक पाई लिया था, अब हम इसकी पूरी पिक्चर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, हमने मान लिया, ये इसका कोर हो गया, और ये मेंटल और क्रस्ट हो गया। ठीक है, ये हम कोर की बात कर रहे हैं, क्रोड जो पृथ्वी के केंद्र के पास है, और ये पूरा बाहर क्या हो गया, मेंटल और क्रस्ट हो गया आपका बाहर वाला क्षेत्र। अब यहाँ पे मान लीजिए एक भूकंप आया। ठीक है, अभी भूकंप जो होगा यहाँ पे, तो यहाँ से पी और एस तरंगे निकलेंगी, तो ये पट्टी पर तो ऐसे पहुंच गई। इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं एस तरंगे। ठीक है, अब देखो एस तरंगे यहाँ से निकलेंगी, तो यहाँ से ये चली गई। ठीक है, अब एस तरंगे हमें पता है द्रव क्षेत्र से नहीं जाती हैं, और जो आपका आउटर कोर है वो कैसा है, द्रव क्षेत्र है, तो इनर कोर में भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि आउटर कोर ने क्या कर रखा है, इनर कोर को कवर कर रखा है। ठीक है, और इनर कोर को कवर करने से क्या हो गया, आपके जो कोर में, कोर जो क्षेत्र है, क्रोड जो क्षेत्र है, उसको ये कवर नहीं कर पा रही है, तो यानी यहाँ पर नहीं गई और यहाँ पर जाके लुप्त हो गई। तो आपको इस पूरे क्षेत्र में जो है, ये पूरा क्षेत्र जो है वहां पर नहीं मिल रही है, वापस यहां से आपके पास जा रही है। ठीक है, तो कोर तक ही जा पा रही है, कोर की बाउंड्री तक, तो यानी ये जो पूरा क्षेत्र है यहां पर आपकी एस तरंगे नहीं जा पा रही। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एस तरंगों का शैडो जोन, एस तरंगों का छाया क्षेत्र, शैडो जोन ऑफ एस वेव्स, छाया क्षेत्र, एस वेव्स का शैडो जोन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होंगी, आपकी पी तरंगे होंगी, आपकी जैसे पी तरंगे, यहां से पी तरंगे भी निकली, अब पी तरंगे भी इसी तरह से चलती रहेंगी, लेकिन जैसे ही वो कोर में जाएंगी तो क्या होगा, कोर की क्या है, पहले तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर आंतरिक कोर में इसकी गति क्या है, बढ़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके जो है बाहर निकलेगी। इस तरीके से ये कवर करेंगी यहाँ पे पूरा। ठीक है, यानी आपकी जो पी तरंगे हैं वो इस क्षेत्र में आपकी पी तरंगे भी नहीं पहुंच पा रही हैं। क्यों, क्योंकि डिफ्लेक्शन की वजह से, जैसे ही हम, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारी जो तरंगे हैं वो एक जो है माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, और अगर उनका घनत्व परिवर्तित होता है उन माध्यमों का, तो क्या होता है, उसमें डिफ्लेक्शन होता है या फिर रिफ्रैक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है या अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन होने की वजह से क्या होगा, ये जो है अपनी जो उनका सही जो गति थी, जो रास्ता था, उस मार्ग से विचलित हो जाएंगी, और विचलित होकर ये हमें यहाँ प्राप्त होंगी। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे ना तो
P तरंगे मिल रही हैं ना S तरंगे मिल रही हैं। तो ये क्या होगा आपका शैडो जोन या छाया क्षेत्र दोनों ही तरंगों का, और या फिर इनको बोल सकते हैं P क्षेत्र का छाया क्षेत्र, P तरंगों का छाया क्षेत्र, P तरंगों का छाया क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, P तरंगों का छाया क्षेत्र। और इस तरफ भी ये क्या होगा, ये जो क्षेत्र है आपका, इसको भी हम बोलेंगे P तरंगों का छाया क्षेत्र, या फिर S तरंगों का भी छाया क्षेत्र है ये। और जनरली ये जो कोण बनता है, ठीक है, ये भूकंप का मूल है, यहाँ से भूकंप उद्गमित हुआ, उसको क्या बोलते हैं, मूल या फोकस, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक, भूकंप का मूल, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप जो है आता है। तो यहाँ पे जब ये भूकंप आया, ये मूल आ गया इसका, तो मूल से जब 105 डिग्री जो कोण होता है, मूल से 103 डिग्री का कोण, या 105 डिग्री भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, तो 103 डिग्री का कोण होता है ये, और ये जो बिंदु है ये क्या होगा आपका 145 डिग्री, या कई जगह आपको 143 डिग्री भी लिखा हुआ मिलेगा। तो 143 डिग्री हम इसको मानते हैं, तो 103 से 143 डिग्री, और इधर भी 103 से 143 डिग्री। तो ये जो क्षेत्र है वो आपका सभी तरह की जो है भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र है, 103 से 143 डिग्री। तो इस जो डायग्राम है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में बना के रख लें। हमने पढ़ा है शैडो जोन, ठीक है, ये है भूकंप का मूल, जहां भूकंप सबसे पहले आता है उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप का फोकस या मूल। वहां से जो तरंगे निकलती हैं P और S तरंगे, हमने यहाँ पे इस डायग्राम में लाल रंग से दिखाया है S तरंगों को, और हरे कलर से दिखाया हमने P तरंगों को। जो S तरंगे हैं उनका छाया क्षेत्र कहाँ है, 103 डिग्री से 103 डिग्री, यानी पूरा ये जो क्षेत्र है वहां पे S तरंगों का छाया क्षेत्र है। और जो P तरंगे हैं, P तरंगों का छाया क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, 103 से 143, और इधर भी 103 से 143। P तरंगों का S तरंगों का छाया क्षेत्र तो किस वजह से है, जो आउटर कोर है वो आपका द्रव अवस्था में है, और द्रव अवस्थाओं से जो है S तरंगे नहीं गुजरती हैं, और इस वजह से ये आपका छाया क्षेत्र है। और P तरंगों का छाया क्षेत्र किस वजह से है, क्योंकि P जो तरंगे हैं वो आपकी यहाँ के अपवर्तित हो जाती है माध्यम चेंज होने की वजह से, और माध्यम जैसी परिवर्तित हुआ उनके अपवर्तन के कारण वो आपकी 143 डिग्री पे प्रकट होती हैं। तो यानी 103 से 143 डिग्री के बीच में आपकी कोई भी ये तरंगे दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा याद कर लें और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, जिससे या फिर अपनी कॉपी में जो है आप इसको बना लें। होपफुली आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा, और इससे अगले टॉपिक में हम कुछ और ज्योग्राफी की रोचक चीज़ें, रोचक तथ्य जो है हम देखेंगे इस टॉपिक को। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखते रहें और अपनी ज्योग्राफी जो है इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू वेरी मच। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.